बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इज़ मोहम्मद इम्तियाज़ हबीब एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद जो चैप्टर के अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो वो हम भी सोल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि मुझे फीडबैक मिल सके और मैं नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकूं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कॉपर वायर। पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई करना है एक कॉपर वायर के एंड पे। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, उनकी स्पीड पे, वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। दो पार्ट है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है बाय इंक्रीजिंग दी पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या इफेक्ट होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। और नेक्स्ट जो है डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। तो दोनों पार्ट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमने ये देखना है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट होता है। तो हमें मालूम है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। अगर हम, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हम इंक्रीज करें, अगर हम क्या करें, इंक्रीज कर दें पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो बस यही आपने आंसर में लिखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और ये साथ आप ये रिलेशन भी लिखिएगा ताकि आपका आंसर ज़्यादा वैलिड हो जाए। सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि अगर जो लेंथ है और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज कर दें तो फिर क्या इफेक्ट होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। अगर लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो हमें मालूम है कि जो रेजिस्टेंस है इसका लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो लेंथ कम करने से क्या होगा बच्चों, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस कम होने से करंट इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस जी। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम टेम्परेचर को भी कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी जिसकी वजह से करंट इंक्रीज कर जाएगा और हम फिर कहेंगे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आप आंसर में ये लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। डू बेंड्स इन वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन। क्या बेंड करने से रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट होता है जी। बच्चों अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और उसकी एक लंबाई है, फ़र्ज़ करें उसकी लंबाई L है, अगर हम इसको बेंड कर देंगे, फ़र्ज़ करें इसको हम क्या कर दें, अगर हम इसको बेंड कर दें तो बेंड करने से इसकी जो लेंथ है वो तो उतनी रहेगी, लेंथ सेम रहेगी। जबकि अगर इसका एरिया देखेंगे, एरिया भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और मटेरियल भी हमारा जो है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो लेंथ चेंज नहीं हुई, एरिया चेंज नहीं हुआ और ना मटेरियल चेंज हुआ। ठीक है बच्चों, तो हमें मालूम है कि जो रेजिस्टेंस है इसका एक फॉर्मूला है जो चैप्टर में गिवन है, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। तो बेंड करने से ना लेंथ चेंज हुई, ना एरिया चेंज हुआ और ना लेंथ चेंज हुई, ना एरिया चेंज हुआ, ना रेजिस्टिविटी चेंज हुई, तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसकी रेजिस्टेंस सेम रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आपने जस्ट यही कहना है, एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज दिस एंड by bending of wire it does not affect its length, area and resistivity, so hence bend in conducting wire don't affect its electrical resistance. What are the resistances of the resistors given in the figure A and B, what is the tolerance and explain what is the meaning of tolerance। ठीक है बच्चों, तो टॉलरेंस क्या होती है इसको भी आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये तो डायग्राम वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपको वो कलर दे के भी पूछ सकता है। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो फिर आपको ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। डायग्राम के बगैर भी ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है तो इसलिए इसको आपने स्किप नहीं करना जी। तो अगर आपने इस चैप्टर को स्टडी किया हुआ है तो आपको इस टॉपिक के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर होता है, उसमें 4 बैंड दिए होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 बैंड्स हैं और हर एक का डिफरेंट कलर होता है। ठीक है, तो और लास्ट वाला जो है ये गोल्ड का होगा या ये क्या होगा, ये सिल्वर का होगा। तो अब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है ये हमने फाइंड करना है। हमें कलर देगा
कि फर्स्ट कलर ब्राउन है, सेकंड कलर ग्रीन है, थर्ड कलर रेड है, तो बताओ ये इसकी रेजिस्टेंस कितनी, जबकि लास्ट जो फोर्थ बैंड है उसका कलर गोल्ड है या सिल्वर है, तो इसकी रेजिस्टेंस बताएं कितनी है। तो बच्चों जो फर्स्ट कलर होगा तो ये आपको फर्स्ट डिजिट देगा, ये क्या देगा आपको, फर्स्ट डिजिट, ठीक है। सेकंड कलर फर्स्ट डिजिट, जबकि जो सेकंड कलर है ये आपको सेकंड डिजिट की वैल्यू देगा, और जो थर्ड कलर है ये आपको नंबर ऑफ जीरोस बताएगा। क्या बताएगा बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस, तो कितने जीरोस आपने आगे लगाने हैं। अभी हम सोल्व करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा शॉर्ट क्वेश्चन। कलर नेम और उसके कोड गिवन है, ये आपने याद करने हैं। इसके याद करने का मैं फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ। पहले इसकी कोड ये देखें, अगर ब्लैक कलर है तो इसका कोड 0 होगा, ब्राउन है तो इसका 1 होगा, तो हर कलर का एक कोड दिया गया है, तो ये आपने बच्चों याद कर लेने हैं। याद कैसे करने हैं, आपने इसके जो फर्स्ट लेटर है वो रीड करने हैं, ठीक है। तो फिर आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, जैसे कि इस तरह से बच्चे याद करते हैं, बीबी रोए, बीबी रोए, जी बीवी जान वाइट, ठीक है। तो ये आप इनके फर्स्ट जो है वो लेटर अगर याद करेंगे तो आपको ये तरतीब याद हो जाएगी, और आपने ये याद कर लेना है कि भाई ये कौन सा कलर है। जैसे कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये ब्लैक से स्टार्ट हो रहा है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज। आपको अगर फर्स्ट लेटर याद है तो आपको ये कलर का पता चल जाएगा कि ये कौन सा कलर है। और आगे आपने इसके कोड 0 से स्टार्ट करने, ब्लैक का 0 है, फिर 1 2 3 अप टू 9, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से टेबल खुद से बना लेनी है और याद कर लेनी है, ताकि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन करने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये जो गिवन है, जैसे कि फिगर ए है हमारे पास, इसमें फर्स्ट कलर ब्राउन है, तो ब्राउन जो हमें ये पहला डिजिट देगा उसका, तो ब्राउन का नंबर देखेंगे टेबल में, ब्राउन का नंबर है 1, ब्राउन का नंबर क्या है 1। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे 1, ठीक है। जैसे कि इस फिगर में आपने गौर करना है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ये कैसे निकाली है, तो सबसे पहले है ब्राउन, तो ब्राउन का नंबर आ गया 1। उसके बाद सेकंड कलर है ग्रीन, तो ग्रीन का जो है ग्रीन का आ जाएगा 5, ठीक है। सेकंड डिजिट जो कि हमारा होगा, तो 1 और 5 ये आ गया हमारे पास। जबकि जो थर्ड कलर है वो है रेड, ठीक है बच्चों। तो रेड अगर आप टेबल में देखेंगे तो रेड का नंबर है 2। तो थर्ड कलर मैंने आपको पहले भी बताया कि जो थर्ड कलर है वो आपको क्या देगा, वो आपको नंबर ऑफ जीरोस बताएगा, भी कितने जीरो लगाने हैं। अगर रेड है तो टेबल में देखेंगे रेड का नंबर अगर 2 है तो हमने 2 जीरो लगाने हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 5 के आगे 2 जीरो लिखे हुए हैं। तो ये इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी बन गई, 1500 ओहम, ठीक है। इसके साथ आपने यूनिट भी लिखना 1500 ओहम। अच्छा जी, ये तो इसकी रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब जो अगर गोल्ड है, तो जो गोल्ड है इसके लिए हम 5% टॉलरेंस लेते हैं, ठीक है। टॉलरेंस क्या है ये भी मैं बता देता हूँ बच्चों। टॉलरेंस ये है कि अगर आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है, जैसे कि 1500 ओहम आपने इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट की है, इसमें जो किसी भी वजह से टेम्परेचर चेंज होने से या कोई और चेंज, कोई भी चीज़ चेंज होने से जो रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा, तो उसे हम टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर तो लास्ट इसका जो कलर है गोल्ड है, तो इसमें 5% इसमें प्लस और माइनस 5% टॉलरेंस होगी, मतलब 5% का चेंज आएगा रेजिस्टेंस में। तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है, एक्चुअल रेजिस्टेंस इसकी ये निकलेगी 1500 प्लस माइनस 5% टॉलरेंस, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इसका आंसर लिखना है। इस तरह सेकंड एग्जांपल अगर हम करेंगे तो आपको मजीद ये क्वेश्चन फिर क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों ये जो फिगर बी है इसमें आप देखें जो फर्स्ट कलर है येलो, तो येलो को अगर आप टेबल में देखेंगे येलो का कोड है 4, येलो का कोड क्या आ गया 4। तो आपने पहला डिजिट क्या लिख लेना इसकी जगह पे 4। उसके बाद सेकंड कलर है वाइट, तो बच्चों वाइट का देखें, वाइट का है कोड 9, तो आपने इसकी जगह क्या लिख लेना है 9, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज, तो ऑरेंज जो है अगर टेबल में देखेंगे ऑरेंज के आगे कोड लिखा हुआ है नंबर 3, तो आपने 3 जीरो लेने, 1 2 3, तो ये 49,000 ओहम इसकी रेजिस्टेंस आ गई। अब सिल्वर है, तो सिल्वर के लिए हम टॉलरेंस कितनी लेते हैं, इसके लिए हम प्लस माइनस 10% टॉलरेंस लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपने आंसर कैसे लिखना है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया 49,000 प्लस माइनस 10% टॉलरेंस, ठीक है। तो ये आपकी कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यूज आ गई हैं। तो टॉलरेंस की उसने डेफिनेशन भी पूछी हुई है, तो ये एक अलग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो चैप्टर के अंदर से पूछ सकता है कि डिफाइन टॉलरेंस, व्हाट इज टॉलरेंस। तो आपने टॉलरेंस को डिफाइन करना है। टॉलरेंस क्या हमें बताती है कि जो आपके पास कार्बन रजिस्टर है इसकी वैल्यू में कितना चेंज आएगा, इसकी एक्चुअल जो इसकी आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है कलर से, कलर कोड से, तो उसमें कितना चेंज आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। द पॉसिबल वेरिएशन इन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड टॉलरेंस। गोल्ड के लिए इसकी जो वैल्यू होती है 5%, प्लस माइनस आपने लगा लेना है, प्लस माइनस 5%। इसी तरह सिल्वर आपका है तो इसके लिए प्लस माइनस 10%। और अगर ये बाज़ का ये बैंड नहीं मौजूद होता तो आपने इसकी टॉलरेंस क्या लेनी है, प्लस माइनस 20% इसकी टॉलरेंस लेनी है, ठीक है बच्चों। तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है कि आपको वो बताएगा भी जो है फर्स्ट कलर है इसका ऑरेंज,
अगर एक कार्बन रजिस्टर है उसका फर्स्ट बैंड ऑरेंज है, उसका सेकंड बैंड आपके पास रेड है, थर्ड कलर है ग्रीन, तो बताओ इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, जबकि इसका जो लास्ट बैंड है, फोर्थ बैंड है, वो सिल्वर है। तो बताएं इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो आपने इसका आंसर इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, तो ये डायग्राम के बगैर भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। रेजिस्टेंस कंडक्टर की टेम्परेचर के बढ़ने से क्यों बढ़ जाती है, इसका आंसर हमने देना है। किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के एटम्स के साथ जब कुलियन होती है, ठीक है, फर्ज करें ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करके जा रहा है और आगे कंडक्टर के एटम मौजूद हैं, तो कंडक्टर के एटम के साथ जब इनकी कुलियन होगी तो इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा कुलियंस होंगी रेजिस्टेंस भी उतनी ज़्यादा होगी। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो एटम की वाइब्रेशंस हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। वाइब्रेशन क्या है बच्चों, फर्ज करो ये एक एटम है और ये वाइब्रेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है और वाइब्रेशन कर रहा है, ये इसकी मेन पोजीशन है। तो एटम क्या कर रहा है, वाइब्रेशंस कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है विद दिस एम्पलीट्यूड, ये इसका एम्पलीट्यूड है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक ये जो डिस्टेंस है ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो फर्ज करें पहले ये एटम जो है इस एम्पलीट्यूड के साथ मूव कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करके जा रहे थे। फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहे हैं इस तरफ राइट साइड पे, तो इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो आ रहा है जिसे हम करंट कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये मूव करके जाएंगे तो ये तो आसानी से गुजर जाएंगे, ये एटम के साथ नहीं टकराएंगे क्योंकि एटम हमारा यहाँ तक वाइब्रेट कर पा रहा है। ठीक है, इसी तरह तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी जो है ये भी आसानी से गुजर जाएंगे, ये भी कुलियन नहीं करेंगे, तो सिर्फ कुलियन स्किन की होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एटम के साथ क्या कर सकते हैं, टकरा सकते हैं, कुलियन हो सकती है। लेकिन जब आपका ये जो एटम है ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, ज़्यादा एम्पलीट्यूड से कब वाइब्रेट करेगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगी और ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इनकी कुलियन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो जिसकी वजह से कुलियन बढ़ने से हम कहेंगे कंडक्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई। ठीक, आपने यहाँ से आंसर स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके एंड तक क्या आपने लिखना है, एज ए टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइज, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एटम इंक्रीज, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा जिसकी वजह से हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कुलियन, और उनके जो टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, वो इंक्रीज हो जाएंगे विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेस, विच रिजल्ट इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज़्यादा कुलियंस होंगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है। व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब ओबे ओहम लॉ। जब हम ओहम लॉ को हमने डिस्कस करें और हम इसको टेस्ट करें कि एक जो फिलामेंट बल्ब है क्या ये ओहम लॉ को ओबे करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो इसमें क्या डिफ़िकल्टी आती है ये आपने बतानी है कि ओहम लॉ को ओबे क्यों नहीं करता, ये फिलामेंट बल्ब जो है ये ओहम लॉ को ओबे क्यों नहीं करता। जब हम इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं तो इसका जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता, कर्व होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट इंक्रीज करता है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं रहती इसके दरमियान में। तो ये क्यों ऐसा होता है ये आपने बताना है, क्या डिफ़िकल्टी है। तो आपने बच्चों, आपको मालूम है कि जब करंट फ्लो करता है तो फिलामेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। द मेन डिफ़िकल्टी इज़ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट विद इंक्रीज इन करंट। जैसे जैसे करंट इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर भी फिलामेंट का इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, वो बिकॉज फॉर ओबेइंग ओहम लॉ टेम्परेचर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो ओहम लॉ की आपने बच्चों डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर। तो लेकिन इसकी एक कंडीशन थी, इसकी कंडीशन ये थी कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए ताकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो हमारे पास ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन के बजाय क्या आ जाएगा, कर्व आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करता। एंड फिलामेंट टेम्परेचर इज चेंज्ड, सो ओहम लॉ इज नॉट अप्लाइड ऑन इट, तो हम कहेंगे ओहम लॉ ओबे नहीं करता। तो सिंपली आपने आंसर में यही बताना है कि जैसे जैसे जो है करंट फ्लो करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है फिलामेंट का, जिसकी वजह से जो है ओहम लॉ ओबे नहीं होता। टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है। पीछे हमने ये डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस बढ़ गई तो इसका मतलब है ओहम लॉ ओबे नहीं हो रहा। वो ओहम लॉ की एक कंडीशन है कि रेजिस्टेंस आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, इज फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन 500 वॉट 220 वोल्ट बल्ब देन इन 100 वॉट एंड 220 वोल्ट बल्ब। बच्चों दो बल्ब दिए गए हैं,
और दोनों में जो आपका जो वोल्टेज है 220 वोल्ट है, ठीक है, लेकिन दोनों की पावर डिफरेंट है, एक 500 वाट बल्ब है और एक 100 वाट बल्ब है। तो आपने बताना है कि रेजिस्टेंस हाई किस में है और लो किस में है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये एक फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इक्वल होती है वी स्केयर डिवाइडेड बाई पी। वोल्टेज की वैल्यू आपने 220 लगानी है, पावर की वैल्यू नीचे 500 लगाई फर्स्ट केस के लिए। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 96.8 ओहम आंसर आएगा, जबकि सेकंड केस के लिए आपने यही वैल्यूज आपने इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन वोल्टेज आपने 220 और पावर यहाँ पे 100 वाट। तो सोल्व करें 484 ओहम आएगा। तो हम कहेंगे जो जो केस वन है इसकी जो रेजिस्टेंस है 100 वाट, जो सॉरी 500 वाट बल्ब है इसकी रेजिस्टेंस कम है, जबकि 100 वाट बल्ब है इसकी रेजिस्टेंस हायर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब अ सर्किट, एक सर्किट बताएं विच विल गिव अ कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल, जिसमें पोटेंशियल जो है कंटिन्यूसली वेरी करेगा। A potentiometer can be used as a potential divider to give a continuously varying potential। तो पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे। इसके अंदर बच्चों हमारे पास एक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, और इसके ऊपर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है सी, ठीक है, इसको हम स्लाइड कर सकते हैं। तो ये जो दो टर्मिनल हैं बी और सी, तो इसके इसके इन दो टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होगा उसे हम वी बी सी कहेंगे, ठीक है। तो ये पोटेंशियल जैसे जैसे आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस तरफ ए की तरफ मूव करवाएंगे या बी की तरफ मूव करवाएंगे, तो ये जो पोटेंशियल है वी बी सी ये चेंज होता है। हमें मालूम है कि आई इक्वल इसके है वी डिवाइडेड बाय आर, वी डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब वी क्या है, वी ये जो बैटरी लगाई है इसका पोटेंशियल वी कहलाएगा, जो इसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस वी आएगा। और करंट जो है इस सर्किट में जो फ्लो करेगा वो आई है। करंट की वैल्यू आ जाएगी आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। अगर हम वी बी सी ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, वी बी सी, ठीक है, मतलब पॉइंट बी और पॉइंट सी इन दो टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी बी सी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओहम लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। अब आर यहाँ पे हम स्मॉल आर लेंगे क्योंकि बी और सी के दरमियान ये स्मॉल रेजिस्टेंस है। तो आई आर, तो आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, आई इक्वल है बी डिवाइडेड बाय आर, और ये स्मॉल आर वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वी बी सी इक्वल आ जाएगा वी अवर आर मल्टीप्लाई बाय आर। तो जैसे जैसे हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करेंगे उसकी वजह से ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों क्या होगी, चेंज। तो ये चेंज होने से हमारे पास ये जो वी बी सी का पोटेंशियल है ये कंटिन्यूसली चेंज होता है। ये इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और इसकी वैल्यू मैक्सिमम वी वोल्ट्स भी हो सकती है। बस आपने इसका नाम बताना है और इक्वेशन आपने लिखनी है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डिक्रीज व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इंक्रीजेस, ठीक है, जब करंट इंक्रीज करेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डिक्रीज करता है, ये आपने बताना है। तो बच्चों ये आंसर आपने लिखना है, ऊपर वाला भी आप लिख सकते हैं। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी ऑफ ईएमएफ इज डिस्क्राइब बाय द फॉर्मूला, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आता है वी टर्मिनल इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई आर, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि करंट अगर इंक्रीज करेंगे, करंट जो है वो क्या करें आप इंक्रीज करेंगे अगर, तो करंट इंक्रीज करने से आप बच्चों ये देखें ये वाला जो फैक्टर है आई आर ये इंक्रीज हो जाएगा, और जबकि ये नेगेटिव में है, ठीक है, तो ये फैक्टर इंक्रीज करने से इसका टर्मिनल का आंसर क्या आएगा, ये कम आएगा, ठीक है। वेयर आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन दैट व्हेन आई लार्ज, मतलब करंट इंक्रीज कर दे, ये फैक्टर जो है आई आर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी लार्ज हो जाएगा, वी टर्मिनल बिकम स्मॉल, तो टर्मिनल का आंसर कम आएगा, ठीक है। अगर जैसे फर्ज करें ये हमारे पास ईएमएफ है, ईएमएफ जो बैटरी का है वो हमारे पास है, बैटरी का ईएमएफ है, हम फर्ज करें 10 वोल्ट, कितना है 10 वोल्ट। तो 10 में से अगर हम एक वैल्यू माइनस करेंगे, ये फर्ज करो आई आर की वैल्यू पहले थी जब करंट कम था इसकी वैल्यू थी 1, ठीक है, तो 10 में से अगर 1 माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा 9, मतलब हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है फर्ज कर लें वो 9 आ गया। लेकिन अगर हम ये करंट इंक्रीज करेंगे तो आई आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फर्ज करें अब हमारे पास जो है टर्मिनल वी टर्मिनल इक्वल आएगा 10 वोल्ट, फर्ज करें करंट इंक्रीज करने से ये आई आर इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से फर्ज करें इसकी वैल्यू आ गई 3 वोल्ट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए ये नेगेटिव नंबर जैसे इंक्रीज करता जाएगा तो वी टर्मिनल क्या होता जाएगा, इसका आंसर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो बस आपने इस इक्वेशन से इसका आंसर देना है। इस इक्वेशन के मुताबिक आपने बच्चों आंसर बताना है कि जो आई आर इंक्रीज करने से वी टर्मिनल डिक्रीज हो जाएगा, बस यही है इसका आपने आंसर लिखना है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, व्हाट इज विट्सन ब्रिज, विट्सन ब्रिज क्या है इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमिन अननोन रेजिस्टेंस, और अननोन रेजिस्टेंस हम इसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर ही
इसकी विल्सन ब्रिज की डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आप गौर से देखेंगे विल्सन ब्रिज क्या है, विल्सन ब्रिज एक ब्रिज टाइप एक सर्किट है जो कि यहाँ पे गिवन है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए इधर दिया, पेपर में नहीं आपको देगा। ये करता क्या है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करता है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच कैन बी यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। तो हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक सर्किट इस्तेमाल करते हैं जिसे हम विल्सन ब्रिज कहते हैं। विल्सन वैसे एक साइंटिस्ट का नेम था, उसने इस सर्किट को इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए उसके नाम पे ही इसको हम विल्सन ब्रिज कहते हैं। इसको हम कैसे हम यूज कैसे करेंगे, तो आपने जस्ट ये लिखना है कि इसका विल्सन ब्रिज का फॉर्मूला है, यहाँ पे ये गिवन है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, R1 डिवाइडेड बाय R2, R3 डिवाइडेड बाय R4। फर्ज करें हमारे पास जो है R4 है, रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू मालूम नहीं है, बाकी जो तीन रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यू हमें मालूम है। R1 की वैल्यू मालूम है, R2 की मालूम है, R3 की मालूम है, R4 की हमें नहीं मालूम। तो हम इस इक्वेशन से R4 को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब यहाँ से R4 इक्वल आ जाएगा R3 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाय R1। तो ये R4 का फॉर्मूला बन गया। आपने वैल्यूज पुट करनी है R1, R2, R3 की, और आप R4 को अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम चैप्टर के अंदर से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। तो ये हम एक्सरसाइज के अंदर भी इसको हम कर चुके हैं। तो ये आपने इसकी यहाँ पे डेफिनेशन को याद कर लेना। इट कंसिस्ट ऑफ हाई ग्रेड सिरामिक रोड एंड कोन नोन एज सबस्ट्रेट ऑन विच थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन इज डिपॉजिटेड। ठीक है, तो कार्बन रेजिस्टर होते क्या है, एक हाई ग्रेड सिरामिक्स मटेरियल रोड बनाते हैं हम, या इसे कोन भी कहते हैं, और इसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट वो चीज़ जिसके ऊपर हमने कुछ अभी और तय चढ़ानी है तो उसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे। ठीक है, तो हम जो रोड बनाते हैं या कोन बनाते हैं उसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऑन विच थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन इज डिपॉजिटेड, जिसके ऊपर हम कार्बन की थिन लेयर जो है वो डिपॉजिट कर देंगे। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, कार्बन रेजिस्टर बन जाएंगे। व्हाट इज रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या है और इसके यूजेस बताएं। ठीक है, तो रियोस्टेट क्या है, ये एक है वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर। तो ये एक वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर है विच कंसिस्ट ऑफ बेयर मैग्नीन वायर ओवर एन इंसुलेटिंग सिलेंडर। तो एक इंसुलेटर सिलेंडर है, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है। तो इंसुलेटर सिलेंडर के ऊपर एक वायर जो है वो बाउंड की हुई है, लपेटी हुई है हमने। ठीक है, एंड इट्स रेजिस्टेंस कैन बी चेंज इस कॉल्ड रियोस्टेट। और इसके हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, जैसे जैसे इसकी हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को राइट और लेफ्ट मूव करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसके यूजेस उसने पूछ इसके यूजेस पूछे, तो यूजेस इसके दो हैं। एक, इसको हम एज अ वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और एज अ पोटेंशियल डिवाइडर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपने इनके नेम बताने कि हम इसको वेरिएबल रजिस्टर और पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर के अंदर से कई बार आ चुका है बोर्ड में। थर्मिस्टर क्या है, व्हाट इज थर्मिस्टर, कंस्ट्रक्शन, एडवांटेजेस एंड यूजेस। ठीक है, तो ये चीज़ें आप डिस्कस करें। थर्मिस्टर क्या है, थर्मिस्टर ये एक हीट सेंसिटिव रजिस्टर है। अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर इज कॉल्ड थर्मिस्टर। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो इस मटेरियल की रेजिस्टेंस चेंज होती है, तो इस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, थर्मिस्टर। इट इज़ रजिस्टर हुज रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर। तो ये आप इसकी डेफिनेशन कंप्लीट यहाँ तक कर सकते हैं। इट हैज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसके अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव भी है, अल्फा मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, थर्मिस्टर आर मेड फ्रॉम सिरामिक्स, सिरामिक से बनते हैं, विच आर मिक्सचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर एंड आयरन। बाय हीटिंग देम अंडर हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पर इनको हीट करके बेक किया जाता है और इनके मेटेलिक ऑक्साइड्स को तैयार किया जाता है। तो ये हम सिरामिक्स मटेरियल के साथ इनको मिला के हम क्या करते हैं, थर्मिस्टर को तैयार करते हैं। अब इसकी शेप्स डिफरेंट हो सकती हैं, बीड्स बटन की तरह, रोड्स और वॉशर्स। तो इनकी शेप जो है डिफरेंट शेप दी गई हैं। तो डिफरेंट शेप के जहाँ पे जिस किस्म का हमने यूज़ करना है उसके मुताबिक हम इनकी शेप को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, थर्मिस्टर विद हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट आर वेरी एक्यूरेट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर। हम लो टेम्परेचर को भी इसके साथ मेजर कर सकते हैं, और नियरली 10 केल्विन, 10 केल्विन टेम्परेचर भी हम मिनिमम टेम्परेचर है, ये हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं थर्मिस्टर की वजह से। एप्लीकेशन क्या है इसके और यूज़ क्या है थर्मिस्टर के, थर्मिस्टर आर टेम्परेचर सेंसर। तो दे कन्वर्ट चेंज इन टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। तो हम इसको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी और टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेजिस्टिविटी क्या है, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्जेस के फ्लो में जो ओपोजिशन है उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओहम। रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द नेचर, टेम्परेचर एंड द ज्योमेट्री ऑफ द वायर। जबकि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वायर, 1 मीटर क्यूब वायर, 1 मीटर क्यूब वायर वॉल्यूम है अगर, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है उसे हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब डेफिनेशन देखें बच्चों, द रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब वायर, मीटर क्यूब मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक हम कर देते हैं कि मीटर क्यूब वायर की रेजिस्टेंस लेनी है, तो वो
रेजिस्टिविटी कहलाएगी। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए, और यहाँ पे एक फैक्टर आएगा रो, इसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। और रेजिस्टिविटी की एक इक्वेशन ये भी हम बना सकते हैं। रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो ओहम मीटर है। क्या है? ओहम मीटर। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इनकी डेफिनेशन आ सकती है। तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का जो उलट है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। जी इज इक्वल टू 1/r। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है बच्चों? रेजिस्टेंस ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है, जबकि कंडक्टेंस जो है इसका उलट क्या होगा कि भी मटेरियल कितना चार्जेस को फ्लो करवा रहा है, तो उसे हम कंडक्टेंस कहेंगे। इसी तरह कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमने अभी डिस्कस की, मीटर क्यूब वायर की जो रेजिस्टेंस है उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। मीटर क्यूब वायर जो कंडक्शन करवाएगी उसे हम कंडक्टिविटी कहेंगे। तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इनके यूनिट भी आपने बच्चों याद कर लेने, तो यूनिट भी आप अगर लिख दें तो बेहतर है। डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड डिफाइंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इनको आपने डिफाइन करना है। अल्फा ये हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और अल्फा को ही हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो ये है क्या? यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे तो ये दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं रेजिस्टेंस की, तो इसे हम बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। और साथ इसके हमारे पास टेम्परेचर का फैक्टर है। ये जो टेम्परेचर है, मतलब ये नीचे टेम्परेचर लिखा हुआ है, पर केल्विन इसे बोलेंगे। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला है, और इसका यूनिट क्या है? पर केल्विन। कैपिटल के लिखेंगे, पर केल्विन इसका ऐसा यूनिट है। इसी तरह आप टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन, ठीक है। 1 केल्विन टेम्परेचर के चेंज होने से कितना चेंज आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओहमिक डिवाइसेस और नॉन ओहमिक डिवाइसेस क्या है, ये आपने डिस्क्राइब करना है, डिफरेंस बताना है। ओहमिक ऐसे डिवाइसेस, ऐसे कंडक्टर जो ओहम लॉ को ओबे करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ओहमिक। और जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करेंगे, डज नॉट ओबे ओहम लॉ, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन ओहमिक डिवाइसेस, ठीक है। दोज डिवाइसेस विच ओबे ओहम लॉ। ओहम लॉ में बच्चों ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। वोल्टेज और करंट का अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो स्ट्रेट लाइन आएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये ओहम लॉ को ओबे कर रहे हैं। जबकि अगर हम फिलामेंट बल्ब की बात करें, सेमीकंडक्टर डायोड की बात करें, तो इनका ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएंगे। तो अगर हम फिलामेंट बल्ब की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन स्टार्ट पे आएगी, उसके बाद कर्व आ जाता है। स्ट्रेट लाइन के बजाय हमारे पास ये कर्व आ जाएगा, तो इसलिए हम कहेंगे फिलामेंट जो है वो नॉन ओहमिक है। इसी तरह अगर हम सेमीकंडक्टर का ग्राफ डिस्कस करें तो ये इस तरह से इसका ग्राफ कर्व हो जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ करंट, डिफाइन देम, और इन्हें डिफाइन करें। सोर्स ऑफ करंट, वो सोर्स जो हमें करंट प्रोवाइड करेगा, करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इसको आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अ सोर्स विच प्रोवाइड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ऐसा सोर्स जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देगा कंडक्टर को, ठीक है। ऐसा डिवाइस जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देगा कंडक्टर को, इसे हम क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ करंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो करंट मिलेगा। और एंड ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट, लाइक जनरेटर, सेल। और इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, अ डिवाइस विच कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? इसका सोर्स ऑफ करंट, इसे हम सोर्स ऑफ करंट कहेंगे। अब कुछ सोर्स ऑफ करंट दिए गए हैं, जैसे कि सेल है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, थर्मोकपल, सोलर सेल। तो ये क्या क्या करते हैं, ये बच्चों आपने रीड कर लेना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो सेल क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर ये क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। थर्मोकपल क्या करते हैं? थर्मोकपल हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सोलर सेल क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये सारे क्या कर रहे हैं? नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। बच्चों चैप्टर 13 के एक्सरसाइज और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार कर लें और रिवाइज कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।